पिछले वीडियो में हमने गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि यदि एक फ्रेम किसी दूसरे स्थिर फ्रेम के सापेक्ष v वेग से गतिशील है किसी भी अक्ष के अनुदिश x के या y के या z के या तीनों ही अक्ष के सापेक्ष वो गतिशील है v वेग से, तो उस स्थिति में पोजीशन वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स किस तरह परिवर्तित होंगे, वेग के किस तरह परिवर्तित होगा, त्वरण किस तरह परिवर्तित होगा और बल किस तरह परिवर्तित होगा, इसके समीकरण हमने प्रतिपादित किए थे। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब एक फ्रेम किसी दूसरे फ्रेम के सापेक्ष घूमता है, घूर्णन करता है या रोटेट होता है, तो उस स्थिति में पोजीशन वेक्टर या स्थिर सदिश किस तरह परिवर्तित होगा या उसके गैलीलियन रूपांतरण समीकरण क्या होंगे। तो यहाँ हम इस चित्र को देखते हैं जिसमें एक फ्रेम S है जो x, y, z अक्ष से दर्शाया गया है। दूसरा फ्रेम S डैश है जो x डैश, y डैश और z डैश अक्षों से दर्शाया गया है। फ्रेम S डैश रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, और घूमते समय दोनों के जो केंद्र हैं वो हमेशा एक ही स्थान पर होंगे, यानी O विल बी इक्वल टू O डैश एट एनी टाइम। मान लीजिए किसी छोटे से समय में t में S डैश फ्रेम थीटा कोण से घूम जाता है, घूर्णन कर जाता है। कोई बिंदु P जो S फ्रेम में है, माना कि उसके निर्देशांक x, y, z हैं, और S डैश फ्रेम में उसी बिंदु के निर्देशांक x डैश, y डैश और z डैश हैं। अब हम देखते हैं कि इस डायग्राम में चूँकि z अक्ष दोनों फ्रेमों की समान है, क्योंकि जो S डैश फ्रेम है वो z अक्ष एक कॉमन एक्सिस है और उसके सापेक्ष ही S डैश फ्रेम घूम रहा है। तो उस स्थिति में z डैश कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होंगे। परंतु इसी चित्र में हम देखेंगे कि x डैश की वैल्यू OC है, आप देख सकते हैं, और OC को हम लिख सकते हैं OE प्लस EC, अर्थात OE प्लस FP। अब ट्राइंगल OEA में OE की जो वैल्यू है वो है OA cos थीटा, और ट्राइंगल AFP में जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें FP की वैल्यू होगी AP sin थीटा। तो इसी चित्र से फिर हम लिख सकते हैं x डैश इज इक्वल टू S cos थीटा प्लस Y sin थीटा। इसी तरह इसी आधार पर हम लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू OD इक्वल टू PC एंड दिस विल बी इक्वल टू AF माइनस AE। अगेन दो राइट एंगल ट्राइंगल को देखते हुए AF की वैल्यू होगी AP cos थीटा और AE की वैल्यू होगी OA sin थीटा, अर्थात वी कैन राइट y डैश एज y cos थीटा माइनस x sin थीटा। अब मान लीजिए कि फ्रेम S डैश लगातार ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो t समय के पश्चात वो थीटा एंगल से घूम जाएगा, अर्थात थीटा का मान होगा ओमेगा t, जिसमें निर्देशांकों के रूपांतरण के समीकरण अब हम निम्न तरीके से लिख सकते हैं। x डैश इज इक्वल टू x cos ओमेगा t प्लस y sin ओमेगा t, यहाँ हमने थीटा की जगह लिखा है ओमेगा t। इसी तरह y डैश की वैल्यू होगी y cos ओमेगा t माइनस x sin ओमेगा t, और z कोऑर्डिनेट्स सेम रहेंगे, अर्थात z डैश इज इक्वल टू z। यदि S डैश फ्रेम घूमने के साथ साथ x अक्ष की दिशा में v वेग से चल रहा है, मूव हो रहा है,
तो फिर गैलीलियन रूपांतरण के नियम जो हमने पहले पढ़े हैं लीनियर मोशन के लिए, उसके अनुसार जो इक्वेशन 1 है उसमें परिवर्तन होगा, और परिवर्तन सिर्फ एक्स डैश कोऑर्डिनेट में ही होगा, क्योंकि जो एस डैश फ्रेम है वो घूम रहा है और घूमने के साथ साथ वो एक्स अक्ष के अनुदिश v वेग से मूव हो रहा है। तो इसलिए चूंकि वो एक्स अक्ष के अनुदिश ही मूव हो रहा है तो सिर्फ एक्स डैश कोऑर्डिनेट में ही परिवर्तन आएगा, और गैलीलियन रूपांतरण के समीकरण से जो हमने पहले के वीडियो में पढ़े हुए हैं उसके अनुसार एक्स डैश विल बी इक्वल टू एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी माइनस वी टी, वेयर v is the velocity of frame s dash with respect to frame s which is moving along x axis। अब यदि माने तीनों ही अक्ष के सापेक्ष एस डैश फ्रेम घूम रहा है, यानी एस डैश फ्रेम के जो तीनों अक्ष हैं एक्स वाई और जेड वो तीनों ही रोटेट हो रहे हैं, तो उस स्थिति में गैलीलियन रूपांतरण जो समीकरण होंगे कोऑर्डिनेट्स के, आप देख सकते हैं उपरोक्त समीकरणों के आधार पर हम लिख सकते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स का एक्स डैश पर घटक प्लस वाई का एक्स डैश पर घटक प्लस जेड का एक्स डैश पर घटक। इसी तरह वाई डैश इज इक्वल टू एक्स का वाई डैश पर घटक प्लस वाई का वाई डैश पर घटक प्लस जेड का वाई डैश पर घटक, और इसी तरह जेड डैश के लिए हम वैल्यू लिख सकते हैं। और इन्हीं समीकरणों को अब हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स डैश एक्स प्लस वाई कॉस एक्स डैश वाई प्लस जेड कॉस एक्स डैश जेड। ये कॉस के अंदर जो एंगल के रूप में हम लिख रहे हैं एक्स डैश एक्स या एक्स डैश वाई या एक्स डैश जेड, इसका मतलब है कि एंगल बिटवीन एक्स एंड एक्स डैश एक्सिस। एक्स डैश वाई का मतलब है एंगल बिटवीन एक्स डैश एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक्स डैश जेड का मतलब है जो कॉस के साथ हमने एंगल के रूप में लिखा है उसका मतलब है एंगल बिटवीन एक्स डैश एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसी तरह वाई डैश के लिए इक्वेशन लिखी गई है और जेड डैश के लिए इक्वेशन लिखी गई है। तो ये जो इक्वेशन है तीनों एक्स डैश वाई डैश जेड डैश के लिए, ये उस स्थिति में कोऑर्डिनेट्स के रूपांतरण को गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों को दर्शाती हैं, जबकि एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। घूमते फ्रेम में स्थित सदिश का परिमाण, तो अब इसी आधार पर जो पोजीशन वेक्टर है या स्थित सदिश है उसकी इक्वेशन क्या होगी वो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। माना किसी बिंदु का स्थित सदिश फ्रेम एस में आर है, स्मॉल आर, और इसी बिंदु का स्थित सदिश मान लीजिए एस डैश फ्रेम में वेक्टर आर डैश है। तो आर डैश का जो परिमाण है मैग्नीट्यूड है उसको हम लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ आर डैश इक्वल टू अंडर रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। तो उपरोक्त समीकरणों से हम एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश की वैल्यू अगर पुट करते हैं इसमें और सॉल्व करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें बराबर होगी स्थित सदिश आर के अर्थात पोजीशन वेक्टर आर के। तो वी विल फाइंड मॉडुलस ऑफ आर डैश या मैग्नीट्यूड ऑफ आर डैश वेक्टर विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, अर्थात घूमती हुई फ्रेम में स्थित सदिश का परिमाण समान रहता है। और we can say that magnitude of position vector will be same or will remain invariant in the rotating frame as in the stationary frame। तो कोई भी स्थित सदिश, किसी भी बिंदु का स्थित सदिश स्टेशनरी फ्रेम में जो वैल्यू है उसकी वही घूमते हुए फ्रेम में भी होगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसी तरह अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विस्थापन का रूपांतरण किस तरह होगा। यदि एक फ्रेम स्थिर है और दूसरी फ्रेम एस डैश माना रोटेट हो रही है,
पहली फ्रेम एस के सापेक्ष और उसमें उसकी तीनों ही अक्ष मान लीजिए रोटेट हो रही हैं, चाहे एक अक्ष रोटेट हो या दो हो या तीन हो, स्थिति समान ही रहेगी। तो उस स्थिति में विस्थापन का रूपांतरण कैसे होगा, ये हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। नाउ इस चित्र में हम देखते हैं कि एस फ्रेम स्थिर है और एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष माना किसी समय थीटा कोण से झुकी हुई है, अर्थात तो वो टी समय में थीटा कोण घूम जाती है। कोई बिंदु ए से बी तक का विस्थापन होता है, माना कि यदि ए के निर्देशांक एस और एस डैश फ्रेम में क्रमशः x1, y1, z1 तथा x1 डैश, y1 डैश व z1 डैश हों और बिंदु बी के निर्देशांक एस और एस डैश फ्रेम में क्रमशः x2, y2, z2 तथा x2 डैश, y2 डैश व z2 डैश हों, तो एस डैश फ्रेम में विस्थापन ए बी का परिमाण हम लिख सकते हैं मॉडुलस ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x2 डैश माइनस x1 डैश का होल स्क्वायर प्लस y2 डैश माइनस y1 डैश का होल स्क्वायर प्लस z2 डैश माइनस z1 डैश का होल स्क्वायर। अब गैलीलियन रूपांतरण समीकरणों से, जैसा ऊपर हमने देखा था, अगर हम x2 डैश, x1 डैश, y2 डैश, y1 डैश और z2 डैश व z1 डैश की वैल्यू इसमें पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम कि सॉल्व करने पर हमें मिलेगा अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि विस्थापन ए बी का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो एस डैश फ्रेम में भी वही होगा जो एस फ्रेम में है, अर्थात विस्थापन का परिमाण फ्रेम के घूमने से भी नहीं बदलता। एक फ्रेम एस डैश जो एस फ्रेम के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है, उस स्थिति में एस फ्रेम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो विस्थापन है, विस्थापन का वही वैल्यू, वही मैग्नीट्यूड एस डैश फ्रेम में भी होगा जो कि एस फ्रेम के सापेक्ष घूर्णन कर रही है।